जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिश विद स्टडी। अतरिश विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हो जाइए तैयार, लेकर के पेन और अपना नोटबुक्स। प्लीज़ वन लाइनर नोट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे और वन लाइन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है। मेरे भाई बहन हो जाइए तैयार। यस, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये जो समुद्री शैवाल जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इसमें किस चीज़ की प्रचुरता, स्रोत माने किस चीज़ की प्रचुरता मिलती है और किस चीज़ का स्रोत है? क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का या लोहा का? तो प्लीज़ मेरे भाई बहन जल्दी से बताएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके। वेरी गुड, किसका है? आयोडीन का। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। अब बात आती है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से ग्वाटर यानी कि ग्वाटर रोग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं घेंगा रोग। कौन सा रोग? घेंगा रोग हो जाता है। आपको समझ में बात आ गई। नेक्स्ट बात कर बात, घेंगा रोग कैसे क्यों होता है, कैसे हो जाता है? आयोडीन की कमी से। शैवाल, समुद्री शैवाल में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। आगे बात करते हैं तो समुद्री शैवाल में आयोडीन किससे, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है इसमें क्या आ जाती है? वो सूजन आ जाती है, जिससे हमारा क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। इस पे ही बात नहीं करते। जो मोस्ट चीज़ है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, आयोडीन तो आपने सुन ही लिया। अच्छा, यहाँ पर आती समुद्री शैवाल का वो कौन सा शैवाल है? अगर ये बात आपसे पूछ ले कि समुद्री शैवालों में कौन सा कि उस शैवाल का नाम बताइए जिसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन मिलती है, तो प्लीज़ दोस्तों उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसका नाम है लेमिनेरिया। लिखो, मैं लिख देता हूँ, लिखो लेमिनेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लिख लेंगे। लेमिनेरिया या सिवार बोल देंगे, या लिखो या सिवार। अगर क्वेश्चन जरा सा भी एग्जामिनर घुमाता है कि किस शैवाल में सर्वाधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, किसमें? लेमिनेरिया में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वार्टर का रोग होता है, जिसे हम घेंगा रोग बोलते हैं। हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको फूल जाती है और जिससे क्या होता है? वो एक तरह से हमें सूजन तरह से आ जाती है। दिमाग में बता कि लेमिनेरिया शैवाल या सिवार में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आयोडीन मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहा यानी कि स्पेनिश यानी कि पालक सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेरे भाई बहन प्लीज, अगर बिल्कुल स्ट्रेट माइंड नहीं करना है और आनंद से, मस्ती से, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करना है अटेंड। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आए हुए, आप चेक करना अपने आप को कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और आए हो क्वेश्चन है। और बिल्कुल अपनी तैयारी को ढीला नहीं छोड़ना है, हमेशा अपना टारगेट को हिट ही करना है। चलते हैं सीएनजी। यह सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में होता है, उद्योगों में होता है, खाना बनाने में होता है, या वाहनों एवं उद्योग दोनों में होता है? तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी बताएंगे कि सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, किस में होता है? जल्दी से बताएंगे। यस, किस में होता है? वेरी गुड, यानी कि सीएनजी। आपने देखा होगा सीएनजी का हम यूज करते हैं वाहनों एवं उद्योगों, यानी दोनों में होता है। किस में होता है? वाहनों एवं उद्योगों, एंड डी इज अ करेक्ट आंसर होगा। अब बात आती है कि सीएनजी की सर फुल फॉर्म क्या है? तो सीएन और जी, सीएनजी की फुल फॉर्म है, जल्दी से लिखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग क्या करते हैं हम? ईंधन के रूप में करते हैं और उद्योगों के रूप में भी हम करते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है? जो पर्यावरण इन्वायरमेंट की जो अवेयरनेस है, उसके किसके द्वारा इसका सर्जन यानी किया जा सकता है? व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह अध्ययन के द्वारा, या अध्ययन के द्वारा? अध्ययन के द्वारा, केवल अध्ययन लिखना आके, अध्ययन के द्वारा बताएंगे दोस्तों। प्लीज थर्ड का आंसर क्या होगा? पर्यावरण जागरूकता। यस, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है? तो अगर हम पर्यावरण अपने अपने पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो क्षेत्रीय भ्रमण पर निकल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अच्छी हमें जागरूकता मिलेगी, जानकारी को हम इकट्ठा करेंगे
अध्ययन के अध्ययन से कर तो लेंगे पर वो जानकारी नहीं मिलेगी। समूह अध्ययन से मतलब नहीं होता। व्याख्यान से क्या मतलब ये भाई, क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, क्या क्षेत्रीय भ्रमण से हमें पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। तो हम इसीलिए कहा गया है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सर्जन करने के लिए किसका क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए। क्या है, जिससे क्या होता है, जिससे उसकी वास्तविकता, जो हमारी पर्यावरण है उसकी वास्तविकता और मानव जीवन से उसकी जो उपयोगिता होती है, पर्यावरण का जो संरक्षण होता है, उसमें क्या मिलेगा, उसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो हमारा क्या, बी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये कह रहा है एलपीजी क्या है। दोस्तों ये मत समझना है कि ये क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसे हल्के ले लिए, ये सारे क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट का मिक्सचर है, आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। एलपीजी क्या है, एलपीजी लो पेट गैस है, लोक पैसेंजर गाड़ी है, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, या लोकल पेट्रोलियम गैस है। तो प्लीज दोस्तों मेरे भाई बहन जल्दी से आंसर देंगे कि एलपीजी क्या है। यस, या अगर आपसे बात करी जाती है तो एलपीजी का संक्षिप्त रूप भी बता देते हैं आप क्या है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है, सी इज आ करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, लिक्विड पेट्रोलियम यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस है। क्या बोलेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोल देंगे। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं, घरेलू घरेलू ईंधन के रूप में। अब यहाँ से एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को छोटी सी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेंगे। अब बात आती है कि सर ये बताइए जो एलपीजी है, इस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। तो मुख्य अवयव है इसका ब्यूटेन, लिखो ब्यूटेन, एक तो होगा ब्यूटेन और प्लस दूसरा क्या होगा, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन इसके दो मुख्य अवयव हैं। और एलपीजी क्या होती है, ये शीतलक के रूप में काम करती है, जिसमें सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर भी क्रमशः इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। ध्यान कर लेंगे, अगर कभी क्वेश्चन घुमाता है, सीएफसी के स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं, एलपीजी का यूज हम कर सकते हैं। अधिकाधिक उपयुक्त होने वाली होने लगी है अब उस किसके स्थान पर, ध्यान रखेंगे, यानी कि एलपीजी के, यानी कि सॉरी इसके एलपीजी के स्थान पर हम सीएफसी के स्थान पर एलपीजी का भी यूज हम करने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे भाई बहन बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी आपकी तैयारी स्टडी बहुत अच्छा चल रही है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों के को अवशोषित करती है। इंपोर्टेंट लिखो जल्दी, फास्ट जल्दी लिखो इंपोर्टेंट। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत होती है किन किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो गामा किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, बीटा किरणों को। प्लीज जल्दी बताएंगे किसको कर लेती है। यस वेरी गुड, क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। किसको कर लेती है, पराबैंगनी किरणों को। वेरी गुड, सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही ओजोन परत इन किन किरणों को, यानी कि हमारी पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं ना, जो ओजोन परत में, अब ओजोन परत क्या करती है, उनको अवशोषित कर लिया जाता है उनके द्वारा, और ये किरणें पृथ्वी तक ही नहीं पहुंचने पाती है ना। इससे क्या होता है, ओजोन परत की जो सांद्रता है वो क्या है, किसको नापते हैं, ओजोन परत को किस में नापते हैं, ओजोन परत की सांद्रता को किस में नापते हैं, जल्दी बताएंगे मेरे भाई बहन, जल्दी बताएंगे। ये चीज इंपोर्टेंट है, लिखो किसमें इसकी सांद्रता, जो ओजोन परत को हम जो नापते हैं वो डाप्सन में नापते हैं। किसमें, डाप्सन में नापते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ओजोन परत को, ओजोन परत की जो सांद्रता है उसको, परत को इसकी सांद्रता को हम किस में नापते हैं, डाप्सन इकाई में मापते हैं। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चमगादड़ स्तनधारी है, अब क्यों है, यानी कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, या बच्चे देता है। तो प्लीज दोस्तों आप बताएंगे, चमगादड़ स्तनधारी है भैया क्योंकि वो बच्चे देता है, इसलिए वो क्या है, स्तनधारी है। यानी कि जीव वैज्ञानिकों में चमगादड़ को स्तनधारी के वर्ग में रखा गया है। क्यों रखा गया, क्योंकि ये बच्चे को जन्म देता है, उन्हें दूध पिलाती है, इसलिए वह क्या है, एक रात्रि चर्बी है। क्या है, रात्रि चर्बी है। अब कहोगे सर आपने अगर ये वाला लगाया तो ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सबसे पहले सबसे अप्रोप्रिएट जो हमारा आंसर बनना है वो हो रहा है बच्चे देने वाला। अगर आप इसमें लिखा होता बी और डी तो हम बी और डी तो कोई बात ही नहीं थी।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई बहन आपके स्क्रीन पर। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? प्लीज दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आए हुए हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, नीचे यानी कि चीजों जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण की परिभाषा बताइए, प्लीज जल्दी बताना है दोस्तों। यस, वेरी गुड, जल्दी बताएंगे। यानी कि बायोटिक और एबायोटिक और बायोटिक घटक क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्यावरण की परिभाषा है एबायोटिक और बायोटिक घटक। एबायोटिक और बायोटिक घटक पर्यावरण की परिभाषा है। यानी जीव विज्ञान, अगर मैं हम आपसे बात करें तो पर्यावरण के अनेक तत्वों को मिलाकर पर्यावरण क्या है? अनेक तत्वों को मिश्रण ही तो है। अनेक तत्वों का मिश्रण को हम पर्यावरण में से बनाया। पर्यावरण किससे बना? अनेक तत्वों से बनाया। यानी कि इसको जो व्यवस्थित समूह में होता है ना, जिसमें हम बायोटिक और एबायोटिक क्या है? प्रकृति के रूप में संतुलित रहते हैं। तो ये हमारा ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था वन्य जीव संरक्षण का प्रति समर्पित है? भैया कौन सी है? निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? जल्दी बताएंगे कौन सी है। यस, जल्दी बताएंगे कौन है। यस, वेरी गुड, IUCN। IUCN यानी कि अगर हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण में से संबंधित जो है वो कौन सी है? IUCN। इसका मतलब अगर हम देखें तो IUCN की फुल फॉर्म क्या आएगी? इंटरनेशनल, लिखो इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल यूनियन, UNION, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, बोलो, कंजर्वेशन, CONVSER, कंजर्वेशन, VATION, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑफ NATURE, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN संस्था होती है जो कि किसको समर्पित है? वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। हमारा आंसर हो गया बी इज अ करेक्ट आंसर। दोबारा फिर सुन लो, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शुष्क बर्फ किसकी, यानी शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? जो शुष्क बर्फ होती है उस किसका ठोस रूप? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे किसका होता है? जल्दी बताएंगे, जल्दी फास्ट बताएंगे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। कौन सा? शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक बर्फ, ठोस बर्फ का रूप ले लेता है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई बहन आपकी स्क्रीन पर। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? कृत्रिम वर्षा बताएंगे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कृत्रिम वर्षा के लिए, जो मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइट है, सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे क्या है। वेरी गुड, जल्दी बताएंगे, बहुत अच्छा। सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर तो होगा पर नाइट्रेट नहीं होगा। पोटेशियम ब्रोमाइड, गलत बात। सिल्वर पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, सिल्वर आयोडाइड, वेरी गुड, सिल्वर आयोडाइड। कौन क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड। यानी कि कृत्रिम वर्षा जो मेघ विजन होता है उसके लिए सिल्वर आयोडाइड क्या है? कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ विजन के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होता है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोडीजल, बायोडीजल यानी कि तैयार किया जाता है यूके यूट्रिक्लोरिया के द्वारा, जेट्रोफा के द्वारा, देवदार के द्वारा
यूकेलिप्टिस के द्वारा। तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी मेरे भाई बहन बताएंगे कि बायोडीजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जेट्रोफा, अरे जेट्रोफा के द्वारा बायोडीजल तो तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा कारकस, एक और लिख लेंगे, एक और आता है इसमें, कर करकास, क्या लिखेंगे, करकास। मैं दोबारा लिख देता हूं, परेशान मत होना, लिख लेंगे कर और काश, कर काश के द्वारा भी है ना बायोडीजल, समझे। और एक एक तो जेट्रोफा होगा, करकास हो गया, एक और है पोनगोनिया, लिख लो, चलो मैं लिखवा देता हूँ। पोन, अगर ये ना आए क्या पता ये आ जाए, 3 दे दे एक दूसरा दे दे, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो गोमिया, गोमिया, सही, इस चीज को लिख लेंगे। कार्कास, पोनगोमिया, जेट्रोफा, ये बायोडीजल का ही उदाहरण है। इन चीजों को ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। पता ना भाई कहाँ किस सब घूम जाए, समझ, ध्यान आ गई, चलो बहुत अच्छे। अरे एक बात और नोट करो, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पे लगा था, बताओ प्लीज, जल्दी बताएंगे। तो देश का, लिख लो, यानी कि देश का पहला बायोडीजल पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा, क्या लिखेंगे, एक जगह है उसका नाम है काकीनाडा, एक ध्यान रखेंगे इस चीज का नाम, काकीनाडा। कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहां पर स्थापित हुआ था देश का पहला बायोडीजल संयंत्र, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित हुआ था। जेट्रोफा इसका उदाहरण है, ध्यान में रखना, जेट्रोफा, करकास, पोनगोमिया, ये 3 ऐसे हैं जिसके द्वारा बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखेंगे, वेरी गुड। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज में डालेंगे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या 5 जून को, जल्दी बताएंगे कि ओजोन यानी कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, 16 सितंबर, वेरी गुड, बी इज करेक्ट आंसर होगा। तो विश्व ओजोन दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, यह दिवस ओजोन संरक्षण को जागरूक बनाने के लिए मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि बी इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहा क्वेश्चन, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, ये मत कहना सबको लगा रहे हैं, जब है ही तो मैं क्या करूं। सल्वीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है सल्वीकल्चर, वन एवं अन्य उत्पादन, वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से। तो प्लीज मेरे भाई बहन जल्दी आंसर देंगे किससे संबंधित है। यस, जल्दी बताएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी कि सल्वीकल्चर, किससे, सल्वीकल्चर, जल्दी बताएंगे, सल्वीकल्चर, वेरी गुड, वेरी गुड, यानी क्या है, यानी कि वन एवं अन्य उत्पादक, यानी कि सल्वीकल्चर जो है किससे संबंधित है। यस, वन एवं उनसे उनके बनने वाले उत्पादन, जितनी सामग्री बनती हैं, उर्वरक से नहीं है, फूल से नहीं है, सिल्क से नहीं है। सल्वीकल्चर उत्पादक वन के अन्य प्रोडक्ट जिनसे हम प्रोड्यूस्ड करते हैं उनसे ये बनाया जाता है। ए इज हमारा करेक्ट आंसर होगा, सल्वीकल्चर। ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज क्या पता रिपीटेड हो जाए, ध्यान रखना, सल्वीकल्चर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट पे, इसको भी डालो। निम्न में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, चंदौली जिला, लखनऊ जिला, वाराणसी जिला या लखीमपुर खीरी जिला। प्लीज दोस्तों मेरे भाई बहन इसका आंसर अपने आप जल्दी देंगे, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर, लखीमपुर खीरी। और भैया लखीमपुर खीरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, है ना, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला एक उत्तर प्रदेश का, वहां पर ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और ये बात और ध्यान रखेंगे, वह इस वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, बताओ, इसकी हुई थी 1957 में। 1957 में
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो चंदौली जिले में स्थित है इसकी हुई थी। सही है, ध्यान में से रख लेंगे इस बात को। इसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? यस दोस्तों, प्लीज जल्दी बताएंगे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है, जल्दी बताएंगे। यस, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है? हाथी है, सांप है, शेर है या बकरी है? जल्दी बताएंगे द्वितीय श्रेणी का जो दूसरी श्रेणी में आता है ना। देखो, यानी कि सांप नहीं आता, शेर नहीं आता, जो ध्यान रखेंगे, ये तो थर्ड में पहुंच जाते हैं। अब हाथी और बकरी, बकरी फर्स्ट में, हाथी द्वितीय में आ जाएगा। तो ए इजा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हाथी। हाथी एवं बकरी कायदा में तो ये है, ये सॉरी, इसमें सांप और ये शेर तो आ जाएगा द्वितीय में, और ये आ जाएगा हमारे हाथी आना चाहिए बस, तो हाथी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मेरे भाई बहन। देखो इंपोर्टेंट में डालो, ये इंपोर्टेंट है। क्या है? झूम खेती होती है पूर्वोत्तर, जितने भी पूर्वोत्तर हमारे राज्य हैं, 7 सिस्टर हैं, ध्यान रखेंगे झूम खेती उधर ही होती है, केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। तो प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे कि किधर साइड में आपको झूम खेती दिखाई देती है। तो झूम खेती कहाँ? मेघालय में होती है। और झूम खेती क्या, कैसी खेती है? पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में पर की जाती है। और कैसी खेती होती है? अस्थायी खेती होती है। कौन सी? अस्थायी खेती होती है ये। और इस खेती की पद्धति के द्वारा क्या होता है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन राज्यों में अधिकतर की जाती है। ध्यान रखना, ना मेघालय तो आ ही गया इसमें, नागालैंड और मणिपुर में तो प्रमुख रूप से की जाती है। सही है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्या होता है, इसमें वृक्ष को काटकर, उनकी वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है, और उनको साफ कर भूमि पर पुराने जो ऐसी उपकरणों के द्वारा जुताई करके, ऐसी जोत करके कृषि की जाती है। और उस वहाँ क्या होता है, जब उसकी जो उर्वरक शक्ति होती है, फर्टिलाइजर से होता है, और जब खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ देकर दूसरे स्थान पर फिर जाकर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, मेघालय बता दिया, मणिपुर बता दिया, और नागालैंड। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अगर 3 दे दे, ये ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा ये झूम खेती होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं मेरे भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया था, और कौन सा है, ये रहा, कौन सा क्वेश्चन है? झूम खेती होती है, हो गया अपना क्वेश्चन। कौन सा था? मेघालय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ बनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई होती है, CO2 की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बस फिनिश। तो कैसा रहा आज का सेशन? तो प्लीज मेरे भाई बहन पूरा सेशन को वॉच करा है अच्छी तरीके से। न्यू वीडियो और एक तैयार लेकर मैं आपके लिए आ रहा हूँ, आपका भाई आ रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरा सपोर्ट मेरा बनाए रखना प्लीज दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब आपके हाथ में है। अच्छा कंटेंट है तो प्लीज लाइक कर देना है। तो थैंक्स, धन्यवाद। आपके माता पिता को मैं चरण स्पर्श करते हुए मैं अपनी वीडियो को करता हूँ क्लोज।